तो फाइनली ढूँढ ही लिया आपने। हाँ, मुझे उम्मीद थी आप ढूँढ लोगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा हरियाणा बोर्ड क्लास 9 साइंस विज्ञान कह लो यार, इसके इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन विद आंसर हैं सारे के सारे और सारे आंसर सही हैं, एक-एक आंसर ठीक है। मैंने बुक से चेक करे अब की बार क्योंकि गूगल बाबा धोखा कर रहा है मेरे साथ में कई बार से। तो इसीलिए मैंने अब की बार आपका गूगल से चेक करके इसमें मतलब किताब से चेक करके बनाए हैं, तो सारे आंसर सही हैं, उनकी टेंशन आपको नहीं लेनी है। इस वीडियो में हम 100 एमसीक्यू करने वाले हैं और ये एमसीक्यू आपके पेपर में आने वाले हैं। 12 नंबर के आएँगे और लगभग सारे एमसीक्यू आपको इन्हीं एमसीक्यूज़ के अंदर से देखने को मिल जाएँगे। अब जो स्टूडेंट साइंस का पेपर के नाम से और साइंस के नाम से डरे हुए हैं, उनको बता दूँ, आपका पेपर बहुत ही आसान आने वाला है और अब आपने ठीक-ठाक भी पढ़ रखा है, तो भी आपको बहुत ईज़ी लगेगा और अगर बढ़िया पढ़ रखा है, तो बिल्कुल ईज़ी से भी ईज़ी लगने वाला है पेपर आपको, ठीक है? तो वो आपके ऊपर है भाई, अगर बिल्कुल नहीं पढ़ रखा, तो कौन क्या ही कर सकता है फिर आपके लिए। अब देखो पेपर आएगा 60 नंबर का। बहुत सारे स्टूडेंट इसमें ही डाउट है कि सर 70 नंबर का आएगा कि 80 का आएगा। 60 नंबर का पेपर आएगा आपका, 2-3 मतलब पूरी किताब से तीनों पोर्शन फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का मिलके, ठीक है? चलो ये एमसीक्यू शुरू करते हैं और ज़्यादा टाइम खोटी नहीं करूंगा भाई क्योंकि 100 एमसीक्यू कराने हैं, वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी, बट मैं साथ में टॉपिक और लॉजिक समझाते चलूंगा। ऑप्शंस में टाइम खोटी नहीं करेंगे, ऑप्शन पढ़ पढ़ के जो जरूरी होंगे उनके पढ़ दूंगा मैं, बाकियों के नहीं पढ़ूंगा, ठीक है? सीधा आपको आंसर बताने की टेक्निक बता दूंगा। चलो अब शुरू करते हैं क्वेश्चंस को। मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं सीसीएल क्लास। यार बताना ही भूल गया मैं तो। अब देखो 9th क्लास की साइंस की या मैथ की जो अपकमिंग वीडियोस बनेंगी, अगर वो आपको देखनी है प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से देख लेना। और वेबसाइट है cclchapter.com। इस वेबसाइट से आप जो है इनको प्रिपेयर कर सकते हो और सभी को इनका जाना है। लास्ट में मैं बताऊंगा लास्ट में कैसे तुम इस वेबसाइट का बहुत फायदा उठा सकते हो साइंस की प्रैक्टिस करने के लिए। चलो पहला क्वेश्चन है, एक गाड़ी का ओडोमीटर निम्न में से क्या मापता है? ओडोमीटर रट लेना। एक ओडोमीटर एक जुगाड़ होता है, एक मीटर होता है गाड़ियों में, जो कि मतलब गाड़ी कितनी दूर जा चुकी है, कितनी चल ली है ना। मतलब ऐसे देखते हैं ना, जब हम गाड़ियां खरीदते हैं सेकंड हैंड, तो बोलते हैं भाई मेरी गाड़ी 50,000 किलोमीटर चली हुई है। तो वो जो बताते हैं वो ओडोमीटर से ही हमें पता लगता है, चली हुई गाड़ी चली गई दूरी का पता लगता है ओडोमीटर से। और एग्जाम में बहुत बार पूछ रहे हैं, ओडोमीटर ही पूछ रहे हैं जब भी पूछ रहे हैं, ठीक है? बाकी मीटर भी बता दूंगा, टेंशन मत लो, सारी चीजें बताऊंगा। तो ये हमारी चली गई दूरी, गाड़ियों में उसके द्वारा तय की गई दूरियों को प्रदर्शित करने वाला यंत्र है। तो कौन सा यंत्र है? ओडोमीटर। ये बस उल्टा कर दिया क्वेश्चन को। अब देखो कुछ और चीजें भी है। स्पीडोमीटर स्पीड मापता है, हमारी गाड़ी 70 60 80 कितने पे भागेगी। सोनोमीटर आवाज को, कुछ आवाज को मापने का जुगाड़ है कुछ ये। और गैल्वेनोमीटर बिजली को मापता है, बिजली का जो है मतलब हिंदी में पता नहीं क्या कहते हैं, इंग्लिश में तो पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं, बट जो भी है करंट वरंट मापने के काम आता है, बिजली वाला जुगाड़ है, ठीक है? चलो आगे बढ़ते हैं। संवेग का एसआई मात्रक। देखो एसआई मात्रक तुमको पता होना चाहिए, ठीक है? अब बेसिक सी चीजें हैं, 7 8 या 10 होंगी ज्यादा से ज्यादा, उनकी एसआई यूनिट जरूर पता कर लेना, ठीक है? और साथ में एक चीज जरूर करनी है, सबके फॉर्मूले पता होने चाहिए। फॉर्मूले नहीं पता तो गलत कर दोगे। अब देखो संवेग का मात्रक क्या है? संवेग का मात्रक है हमारा किलोग्राम मीटर पर सेकंड, यानी कि हम पी से डिनोट करते हैं ना, P इजिकल टू एम वी। मास को किस में मापते हैं? वजन को, यानी कि किलोग्राम में। और ये जो है वेलोसिटी, वेलोसिटी को क्या कहते हैं? एक तो देखो दिक्कत ये मैंने इंग्लिश में पढ़ रखी है, अब तुम्हें हिंदी में कैसे समझाऊं? चलो कोई ना, तुम समझ रहे होगे, फॉर्मूला देख के समझ जाओ। वेग या पता नहीं क्या ही कहते होंगे इसको, मतलब इनकी जो है पूछी जाती है, कभी वेग की पूछ लेंगे, कभी इसी मास की, वजन की ही पूछ लेंगे। ऐसे अलग अलग चीजों की एसआई यूनिट आपसे पूछी जाएंगी। वेलोसिटी का फॉर्मूला पता होना चाहिए। वेलोसिटी क्या होती है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या होती है? डिस्टेंस की मीटर, टाइम की सेकंड, तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड। अब सेकंड को ऊपर लिखने के लिए हम किलोग्राम मीटर सेकंड के ऊपर एक माइनस लगा देते हैं, ऐसे कर देते हैं, ठीक है? समझ गए अब कैसे आई है ये यूनिट? अब ये चीजें आपको पता होनी चाहिए, कॉमन सी चीज है। अब की बार, अब 9th में आपको डाउट चल रहा है ना, तो 10th में बहुत दिक्कत आएगी कि आपको कुछ समझ नहीं आएगा फिर, नहीं तो इसीलिए समझ के करना। चाल का मात्रक क्या है? चाल, चाल क्या होता है? अब हिंदी में चाल को क्या मतलब इंग्लिश में क्या कहते हैं? डिस्टेंस होती होगी। डिस्टेंस को किस में मापते हैं? अभी तो निकाला था वेलोसिटी। और डिस्टेंस क्या होती है? मीटर पर सेकंड, कितनी दूरी में, हाँ वेलोसिटी को कहते हैं चाल, वेलोसिटी होती है चाल। तो वी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, है ना? ऐसे ही तो होता है। डिस्टेंस क्या होता है? मीटर, टाइम क्या होता है? सेकंड, मीटर पर सेकंड। अब मीटर पर सेकंड को ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं, ms-1, ठीक है? दोनों तरीके से कंफ्यूज करने के लिए लिखा जा सकता है, आपको कंफ्यूज नहीं होना। बल का मात्रक क्या है? बल तो आपको सबको पता है, न्यूटन में मापते हैं।
आपको ऑप्शन देखने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए इनके लिए। त्वरण का मात्रक क्या है? त्वरण को किस में मापते हैं? मीटर पर सेकंड, सेकंड स्क्वायर, किलोग्राम, मीटर, तो इसको मापते हैं मीटर पर सेकंड स्क्वायर में। त्वरण को इंग्लिश में, देखो मैंने इंग्लिश में पढ़ रखी है यार, दिक्कत ये हो रही है और थोड़ा सा मुझे कन्फ्यूजन हो रहा है, बट हाँ आंसर सही है। आंसर की आपको टेंशन नहीं लेनी, आंसर मैंने दोनों मतलब दो मीडियम के एक साथ करता हूँ मैं, तो उस वजह से इंग्लिश में पढ़ पढ़ के आंसर कर दिए मैंने और हिंदी में मैंने नहीं, मतलब ऐसे हो गया। चलो कोई ना, आपको समझ तो आ रहा होगा, आपको पता होगा, त्वरण के फॉर्मूले पढ़ लेना इन सारी चीजों के, ठीक है ना। तापमान को किस में मापते हैं? केल्विन में मापते हैं। आवृत्ति को किस में मापते हैं? हर्ट्ज में। ये तो ध्यान रखनी है बिल्कुल से। आवृत्ति एक और चीज है, आवृत्ति के बेस पे क्वेश्चन आता है कि किस आवृत्ति की ध्वनि हम सुन सकते हैं, वो है 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज तक। याद हो गया होगा ना, ये चीज पढ़ी होगी तुमने भी जरूर से। 20 से लेके 20,000, अगर 20 से कम है तो नहीं सुनाई देगी, 20,000 से ज्यादा है तो हमारे कान के पर्दे फट जाएंगे। भार का मात्रक क्या? भार क्या होता है? वजन। वजन को किस में मापते हैं? किलोग्राम में, लेकिन ऑप्शन ही नहीं है किलोग्राम, तो हम किस में मापेंगे? ऑप्शन नहीं है तो न्यूटन में मापेंगे। अगर हम धरती के ऊपर ऐसे वजन को माप रहे हैं तो उसको हम न्यूटन में मापते हैं, क्योंकि ये फोर्स होता है, मतलब एक बल लग रहा होता है ना। एक्चुअल में न्यूटन, न्यूटन किसकी यूनिट है? बल की है ना। अब ये जो है गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा होता है, गुरुत्व बल, ग्रेविटी लग रही होती है हमारे ऊपर, और इसकी वजह से हम इसको न्यूटन में मापते हैं वजन को, ठीक है। मनुष्यों में ध्वनि की श्रव्यता प्रतिशत लगभग कितनी होती है? 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज। ऑप्शन देखने ही नहीं है तुमको इस चीज के मामले में, बहुत आसान है। खालिस्तान से कम आवृत्ति की ध्वनियों को अश्रव्य ध्वनि कहते हैं, यानी कि हम अवश्रव्य, यानी कि हम जिनको नहीं सुन सकते, वह 20 हर्ट्ज से कम की ध्वनियां। हम एक लकड़ी के बक्से को 200 न्यूटन बल लगाकर उसे नियत वेग से पर्चा पर धकेलते हैं, बक्से पर लगने वाला घर्षण बल क्या होगा? कुछ नहीं सोचना, जो यहाँ पे दे रखा वही टेप दो, ठीक है। वो होगा 200 न्यूटन। एकांक समय में होने वाले दोलनों की कुल संख्या को क्या कहते हैं? हम उसको कहते हैं हम आवृत्ति। तो बहुत आसान है ये डेफिनेशन है। आवृत्ति किसे कहते हैं? ये वाली डेफिनेशन टेप दो। अगर कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर एक समान चाल से चलती है तो उसकी गति कहलाती है। उसकी गति को हम क्या कहते हैं? एक समान वृत्तीय गति। वृत्तीय पथ पर चल रही है तो वृत्तीय गति है ना, एक समान चाल से चल रही है तो एक समान वृत्तीय गति। आसान तो है। किसी m द्रव्यमान की वस्तु जिसका वेग v है, उसका संवेग क्या होगा? तो संवेग क्या होगा? मतलब p इज इक्वल टू एम वी, है ना। तो ये p यानी कि संवेग और एम वी, एम दे रखा v दे रखा, यही तो दे रखा, एम वी लिख दो बस ऐसे, एम वी, है ना। वेग समय ग्राफ के नीचे के क्षेत्र से मापी गई राशि क्या होती है? तो क्या होती है वो होती है विस्थापन। क्या होता है? विस्थापन, यानी कि सीधी चली गई दूरी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के बीच की। वस्तुओं द्वारा अपनी गति की अवस्था में परिवर्तन का प्रतिरोध करने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है? उसको कहते हैं हम जड़त्व। किसी वस्तु का चंद्रमा पर भार पृथ्वी पर उसके भार का खालिस्तान होता है। अगर देखो धरती पर हमारा वजन जो है ना 100 किलो है, 100 किलो है, तो चंद्रमा पर जो है ये वजन घट जाएगा 1/6 टाइम्स हो जाएगा। मतलब कि अगर हमारा 10 किलो है तो 6 किलो हो जाएगा, ऐसा कुछ होता है शायद से। ये इससे आप आइडिया लगा लो, ठीक है। राउंड ऑफ 1/6 याद रखना है आपको, बहुत बार आ रहा है एग्जाम में। ये सारे क्वेश्चन बहुत काम के हैं, आपको याद करने अच्छे से। पृथ्वी द्वारा लगाया गया गुरुत्वाकर्षण बल क्या कहलाता है? ग्रेविटी, गुरुत्व बल कहते हैं उसको हम। निम्न में से बहते हुए पानी में किस प्रकार की ऊर्जा होती है? देखो रुक रहा है कुछ चीज वो अलग बात है, अगर वो चल रहा है तो वो उसमें कौन सी ऊर्जा होगी? गतिज ऊर्जा। गति में है वो गतिज ऊर्जा, ऐसे याद कर लो तुम, है ना। आसान है ना। निम्न में से किस माध्यम में ध्वनि सबसे तेज होती है? 3 माध्यम होते हैं हमारे पास में, ठोस, द्रव्य और गैस वाला। तो सबसे तेज किस में होती है? ठोस वाले में। और सबसे कम किस में होती है? गैस वाले में। या फिर अगर गैस की बजाय वैक्यूम दे दिया बिल्कुल खाली, तो उसमें आती ही नहीं, आवाज ही नहीं आती, उसमें ध्वनि चल ही नहीं सकती। तो ये अभी कौन सा ऑप्शन है? उपरोक्त सभी कोई मत भरना, कहीं तुम गलतियां करते बैठे रहो। लोहा भरना है इसमें, ठीक है। मेटल भरनी है, धातुएं भरनी है, या अगर कोई लकड़ी दे रखे, लकड़ी मतलब कोई भी जो है ठोस चीज दे रखी है वो आपको भरनी है। वस्तु का खालिस्तान उसके द्रव्यमान एवं वेग का गुणनफल होता है। तो किसका द्रव्यमान, मतलब वस्तु का क्या होता है? वो संवेग। संवेग क्या होता है? p इज इक्वल टू एम वी, वही है द्रव्यमान और वेग का गुणनफल होता है। पृथ्वी के तल पर g का मान कितना होता है? 8 मीटर। गड़बड़ है क्या यार इसमें? 8 नहीं होना चाहिए था मोस्ट प्रोबेबली तो। अरे ये गड़बड़ है भाई इसमें, इसके ऑप्शनों में मैंने कुछ, मुझे लग रहा है कुछ छूट गया। देखो ये जो है ना 9.8 था, ये गलत हो गया, यहाँ पे 8 नहीं है, ये 9.8 है। 9 पता नहीं कहाँ उड़ गया, शायद कुछ स्क्रिप्ट ने उड़ा दिया होगा। मैंने स्क्रिप्ट से कराना है कुछ काम इसमें, तो उसने उड़ा दिया, मुझे लग रहा है 9 पॉइंट को। 9.8 हमारा, ठीक है। क्या है? 9.8।
तो ये हमारा आंसर है 9, मतलब ये बाकी पीछे की यूनिट सही है, 9.8 लिखना है, 9.8। ठीक है, याद रखना ये गलती हो गई है, तो इसको मैं अपडेट कर दूंगा वेबसाइट में। कहीं सोचो कि अपडेट नहीं करेंगे सर, वेबसाइट में अपडेट कर दिया जाएगा। ये तो अभी मैंने गौर कर लिया यार इस पे। गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम किस वैज्ञानिक ने खोजा? तो किसने खोजा था वो? जोहान्स केपलर। इनमें से कौन सा है? देखो ये थोड़ा सा ध्यान रखना, एक बंदा था जो बैठा हुआ था और सेब उसके सिर पे आके गिरी, वही है ये बंदा, न्यूटन जिसको हम कहते हैं। धनुष की आकृति में परिवर्तन के कारण उसमें संचित स्थितिज ऊर्जा तीर को खालिस्तान ऊर्जा प्रदान करती है, जिससे तीर गतिशील होकर दूर जा गिरता है। यानी कि एक धनुष है, उसमें तीर लोड है, अब वो तीर लॉन्च कर दिया है, अब ये जो तीर जा रहा है तो इसमें क्या है? गति है, तो ऊर्जा कौन सी होगी? गति वाली, गतिज ऊर्जा। किया गया कार्य किसके बराबर होता है? बल इंटू में क्या होता है? विस्थापन। अगर देखो बहुत बार ऐसा करेंगे, वो दिमाग लगवाएंगे तुम्हारा, कई बार विस्थापन बोल देंगे कि जीरो है, तो तुम्हारा बल क्या, तुम्हारा जो कार्य है वो क्या हो जाएगा? जीरो। जैसे अगर तुम खड़े होकर दीवार को धक्का मार रहे हो, कुछ विस्थापित तो हुआ नहीं है, तो वो कार्य तुम्हारा क्या है? जीरो। तुमने कुछ नहीं करा, मतलब टाइम खोटी करी है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। किसी एकांक क्षेत्रफल से 1 सेकंड में गुजरने वाली ध्वनि ऊर्जा को क्या कहते हैं? हम उसको कहते हैं उसकी आवृत्ति। यानी कि ये जो है आवृत्ति की डेफिनेशन ही है, बस ये आवाज साथ में इसमें ऐड कर दिया, ध्वनि ऊर्जा ऐड कर दिया फालतू में। अनेक आवृत्तियों के मिश्रण से उत्पन्न ध्वनि को खालिस्तान कहते हैं और यह सुनने में सुखद होती है। देखो वैसे तो हम इसको कहेंगे शोर शराबा, लेकिन ये बोल रहे हैं कि सुनने में सुखद होती है। अब शोर शराबा तो सुखद होता नहीं है, तो शोर शराबे के अलावा क्या होता है? स्वर होता है, जो कि एक काफी अच्छी चीज होती है, और ये बहुत सारी आवृत्तियों का मिश्रण होता है। प्रत्येक वस्तु अपनी स्थिर अवस्था या सरल रेखा में एक समान गति की अवस्था में बनी रहती है जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल कार्य नहीं करता। यह गति का कौन सा नियम है? ये पहला नियम है, और जिसको हम कहते हैं इनर्शिया। इंग्लिश में इनर्शिया कहते हैं, हिंदी में पता नहीं, देखूंगा क्या कहते हैं, आगे क्वेश्चंस आ जाएंगे। ठीक है, गति का पहला नियम। और इसमें क्या होता है, अगर हम बैठे हुए हैं, आराम से बैठे हुए, तो हमारा मन करेगा बैठे रहे। जैसे आप शॉर्ट देखने लग जाओ तो मन करता रहेगा सरकाते रहे शॉर्ट को, और अगर कुछ नहीं कर रहे तो कुछ नहीं कर रहे भाई, है ना। तो वैसा सही है ये, मतलब हम अपनी अवस्था को बदलने की कोशिश नहीं करना चाहते। और ये सेम लॉजिक जो है ना, इसमें जो पहला नियम है ये इसी के बेस पे होता है। कई बार पूछ लेते हैं कि अगर हम बस में खड़े हैं, हम आगे की तरफ गिरने होते हैं, बस की स्पीड बढ़ती है, हम पीछे की तरफ गिरने को जाते हैं, तो उसमें भी गति का पहला नियम ही काम करता है। ठीक है, एक वस्तु का द्रव्यमान 10 किलो है, पृथ्वी पर इसका भार कितना होगा? देखो 10 किलो वैसे है उसका, अब पृथ्वी पर कितना होता है? 9.8 गुना हो जाएगा वो, और गुना से कर लो कितना हो जाएगा? 98। लेकिन पृथ्वी पर नाप रहे हैं तो न्यूटन में नापेंगे, किलो में नहीं नापेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पे गड़बड़ करेंगे, 98 किलो भर देंगे और वो आपको नहीं भरना। ठीक है, न्यूटन भरना है आपको, क्योंकि हम पृथ्वी पर वजन गुरुत्वाकर्षण बल, गुरुत्व बल के हिसाब से लगा रहे हैं। फिर यहाँ पे किसी पिंड का विस्थापन शून्य है तो बल द्वारा पिंड का कार्य कितना हो जाएगा? शून्य। अभी थोड़ी देर पहले ही कराया था ना कि W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, यानी कि डी जिसको हम लिखते हैं, यानी कि विस्थापन। तो ये फोर्स तो लगा रहे हैं, बल तो लगा रहे हैं, लेकिन हमारा जो है ये बल के साथ में विस्थापन जीरो है, तो सारा कुछ क्या हो जाएगा? जीरो, शून्य, अंडा। दो क्रमागत सपिंडनों तथा दो क्रमागत विरलनों के बीच की दूरी खालिस्तान कहलाती है, उसको हम कहते हैं तरंगदैर्ध्य। बर्फ का गलनांक कितना होता है? मतलब कब जो है बर्फ जो है मतलब पिघलने शुरू कर देता है? 0 डिग्री सेल्सियस पे। जीरो से, देखो ये ध्यान रखने की है, 0 से लेके 0 डिग्री सेल्सियस में बोल रहा हूँ मैं, केल्विन में भी दे देते कभी कभी ये लोग, तो 0 डिग्री सेल्सियस मतलब 273 केल्विन, कितनी बड़ी यूनिट लगती है यार ये। तो देखो 0 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री के बीच में अगर है तो वो तरल अवस्था में है, 0 से पीछे चला गया तो वो ठोस अवस्था में है, और 100 से आगे चला गया तो गैस अवस्था में आ जाता है। और अगर बोले 100 पे ही बता दे तो 100 पे वो ना तो तरल होता है ना गैस, बीच का होता है, मतलब तरल और गैस दोनों अवस्था में वो होता है उस टाइम पे। 100 पे बिल्कुल एग्जैक्ट, 100 से 101 हो गया तो हम जो है आगे गैस में बना देंगे उसको। तो फिलहाल जो हमसे पूछा है बर्फ का गलनांक, तो वह 0 डिग्री सेल्सियस। 300 केल्विन तापमान पर जल की भौतिक अवस्था क्या होगी? 300 केल्विन कितना होता है? देखो 273 पे तो 0 डिग्री सेल्सियस होता है, 273 में क्या होता है? 0 डिग्री सेल्सियस। 300 में कितना फर्क आएगा? ये बन गया 27 डिग्री सेल्सियस। 27 डिग्री पे बताओ क्या होती है? द्रव्य अवस्था में होता है। इनमें से किसमें घनत्व सबसे अधिक होता है? वायु। देखो ये घनत्व वाला लॉजिक बहुत आसान है, ठोस चीज में घनत्व ज्यादा होता है तरल की बजाय, तरल के बाद में जो है गैसों में। वायु, लोहा, शहद, जल, तो किसमें होता है? लोहे में होता है। क्लोरीन
ये क्लोरीन का एटॉमिक नंबर, ये जो है नंबर आपको ध्यान रखने हैं, परमाणु संख्या और परमाणु मास नंबर जो है आपको ध्यान रखने हैं सभी एटम के। देखो कम से कम मैं ये नहीं कहूंगा भाई पूरी टेबल से होते हैं, पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिक सारणी जो आपकी, उसको पूरी को याद नहीं करना। कम से कम आपको 20 चलो 20 याद नहीं होते ना, 18 आपको कर लो, 18 से कम मत करना। सभी का 18 के 18 का जो है आपको शुरू से लेके पहले से लेके और 18वें नंबर तक जो भी है आपका, सारों के आपको जो है, ये क्लोरीन हमारा 70वें नंबर पे है, सभी का आपको जो है परमाणु संख्या पता होनी चाहिए और परमाणु मतलब वजन है यार, एटॉमिक मास कहते हैं। जैसे इसका है मतलब ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का कितना होता है 8 होता है परमाणु संख्या, वजन होता है उसका 16, है ना। तो ये जो है दोनों चीजें आपको हर एक 18 तक की पता होनी चाहिए, ठीक है। मतलब 18वें नंबर पे कौन है, 17वें नंबर पे कौन है, इनके बेस पे ही क्वेश्चन आएगा। और आपको अगर नहीं पता ये चीज, सिर्फ 18 तक करने, मैं नहीं कह रहा 100-200 करो, 18 तक करो, आपके पेपर में इनसे बाहर नहीं मिलेगा। कभी कभी इनका 18 तक ऐसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछ लिया जाता है, तो ऐसे 2 8 8 ऐसे करके लिखना होता है। ये चीज़ थोड़ी ध्यान रखनी, इससे आगे तुमको जाने की जरूरत नहीं है, वो आते भी नहीं एग्जाम में आपके, ठीक है। तो अभी फिलहाल हमसे पूछ रहा है क्लोरीन का। तो देखो कुछ चीज़ें आपको इंग्लिश में बता दे रहा हूँ मैं बीच में, और आप सोच रहे हो सर पता नहीं क्या ही बता रहे हैं। तो देखो दिक्कत यह है भाई, मैंने तो इंग्लिश में पढ़ी थी उस टाइम पे, और रियलिटी ये है अगर आप भी हिंदी में पढ़ रहे हो ना विज्ञान को, और आने वाले टाइम में अगर तुम इंग्लिश में कर सकते हो तो भाई कर लेना इंग्लिश में, क्योंकि हिंदी की विज्ञान बहुत मुश्किल हो जाती है आगे आने वाले टाइम में, बहुत ज़्यादा अखंड लेवल की मुश्किलें आएंगी आपको। और इसीलिए मैं कह रहा हूँ इंग्लिश में पढ़ लेना, क्योंकि सारी विज्ञान जो है अंग्रेजों की देन है, अंग्रेजों ने बना के घेर रखी है ये, और हमें जो है उनका ही रटना होता है, सारे का सारा सिस्टम ही ऐसा है। अब उसके हिसाब से उनका, उन्होंने जिस हिसाब से लिखा वो तो सही है, हिंदी में याद करेंगे गड़बड़े होती है और फिर काम नहीं आ पाती, कुछ समझ भी नहीं आता, कुछ पल्ले नहीं पड़ता हमें, ठीक है। तो ये थोड़ी ध्यान रखना, अगर तुम आने वाली क्लासेज में मीडियम बदल सकते हो तो बदलने की कोशिश करना, नहीं बदल सकते तो भाई कोई बात नहीं, तुम पढ़ते रहो, अच्छा है फिर भी, ठीक है। क्लोरीन, क्लोरीन का होता है 17, ठीक है। माइनस लगा दिया, माइनस और प्लस का भी सीन बता देता हूँ, ये जरूरी है, कभी 2+2 -3+ ऐसे भी कर देते हैं वो मजे लेने के लिए। अब देखो क्लोरीन के अंदर जो है क्या होता है, क्लोरीन का 17, अगर कोई भी संख्या है जैसे क्लोरीन ही है, उसके ऊपर माइनस लगा दिया, मतलब वो एक इलेक्ट्रॉन उधारा मांग के ले आया, ठीक है, कर्जा है उसके ऊपर ये। अगर जैसे Na पॉजिटिव होता है तो ये जो प्लस है यानी कि उसने अपना एक इलेक्ट्रॉन दान कर दिया है किसी को। अब ये दोनों इलेक्ट्रॉन ये आपस में करके मिलके जो है NaCl ऐसे करके बना देते हैं, इसने दान दे दिया, इनका समझौता हो जाता है आपस में और NaCl बना देते हैं, जिसको हम नून कहते हैं, नमक कहते हैं, मतलब यहाँ पे नून कहते हैं देसी में, है ना, हरियाणवी में। आपके वहाँ पे भी नून वगैरह ही कहते होंगे शायद, कुछ हरियाणा में ज़्यादातर यही चलता है, नमक, जिसको नमक कहते हैं, खाने वाला नमक यार, टाटा सोल्ट, वही वही है ये NaCl। तो देखो ये जो है माइनस वाला, और यहाँ पे है प्लस वाला, प्लस वाले ने दान करा है, माइनस वाले ने कर्जा उठाया है। अब ये पे है Cl नेगेटिव, यानी कि 17 पहले था, एक उधारा मांग लाया, कितने हो गए 18 हो गए। अब 18 में जो है संयोजकता, इलेक्ट्रॉन संयोजकता पूछी गई हमसे, संयोजकता क्या होगी 2 8 और 8 ऐसे होती है ना, तो ये वाली बतानी है, ये कितनी है 8 होगी हमारी, ठीक है। 18 मत भर देना। 100 डिग्री सेल्सियस पर जल की भौतिक अवस्था क्या होगी, गैस भी है, दोनों में होती है। न्यूट्रॉन की खोज ये जरूर पढ़ लेना, खोज किसने करी, न्यूट्रॉन की, प्रोटॉन की और इलेक्ट्रॉन की, ठीक है, न्यूक्लियस की, मतलब न्यूक्लियस को केंद्रक कहते हैं शायद हिंदी में, केंद्रक की। तो इन सारों की खोज के बारे में पढ़ लेना, कौन से वैज्ञानिक ने किसकी खोज करी है, पूछ लेते हैं एग्जाम में। जेम्स चैडविक ने करी थी न्यूट्रॉन की खोज, ठीक है। क्लोरीन का सही इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन को तो रट लेना, मास नंबर मतलब परमाणु संख्या, परमाणु सारी चीजें रट लेना। क्लोरीन की तो क्लोरीन सबसे ज्यादा पूछते हैं एग्जाम में, ठीक है, Cl वाला। सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है इसका, 2 7 8 2 8, ये इनको देखो तो क्या हो जाएगा 2 8 और 7, कितना नंबर है उसका 17 है ना, अरे क्या लिख दिया मैंने, 17 नंबर है ना, तो इसलिए जो है 17 को कैसे लिखेंगे, ऐसे, ये तोड़ना आना चाहिए तुमको 17 को, पहले 2 कि कोई भी नंबर हो तुम्हारा, कोई मैटर नहीं है। अगर मान लो 8 दे दिया आपको, 8 को कैसे लिखेंगे 2 और 6, कुछ भी लिख दो। मान लो 25 लिख दिया, 25 को कैसे लिखेंगे 2 8 8। अब देखो ऐसे बढ़ते रहो आगे, 2 8 वैसे 18 पर जा सकते हैं, लेकिन हम आगे बढ़ेंगे नहीं, क्योंकि आप इतने आगे तक आपके एग्जाम में नहीं पूछेंगे। आपके लिए 2 8 8 तक काफी है सीखना फिलहाल के लिए, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन से पदार्थ हैं, कुर्सी, बादाम, पदार्थ क्या होते हैं, वो हर चीज जो जगह गिरे टाइम खोटी कराए हमारी, उसको पदार्थ कहते हैं, और वो है उपरोक्त सभी, ठीक है। टिंडल प्रभाव, अब टिंडल प्रभाव बहुत ही प्यारा सा है, इसमें कौन प्रदर्शित करेगा, 2 चीजें हैं ध्यान रखना, दूध भी प्रदर्शित करता है, स्टार्च विलियन भी। अब इन्होंने मुझे नहीं पता कौन सा गांजा फूक रखा था एग्जामिनर ने कि पता नहीं क्या ही बना दिया क्वेश्चन को, मतलब दोनों ऑप्शन में दे दिया और बोला उपरोक्त सभी दे देते यार, इससे बढ़िया तो। लेकिन अब देखो ऐसा केस आता नहीं है ज्यादातर, बट
इस बार आ गया था एक बार एग्जाम में, तो देखो इसमें भरना था हमको दूध, ठीक है ना। दूध का ज्यादा होता है स्टार्च विलियन का। अगर ये दोनों ही आते हैं, इनके अलावा कोई नहीं पूछेगा टिंडल प्रभाव किसको क्या दिखाता है, सिर्फ दूध और स्टार्च विलियन, ठीक है। ये दो ही दिखाते हैं, बाकी कोई नहीं दिखाता ढंग से, मतलब प्रॉपरली आपके एग्जाम के हिसाब से, ठीक है। बाकी ऐसे तो बहुत सारे उदाहरण है, लेकिन दूध और स्टार्च पे ही अटके रहते हैं ज्यादा, तो उनको दूध ही प्यारा है एग्जाम वालों को। दही से मक्खन पृथक करने की विधि है, क्या कहते हैं उसको हम, उद्रपत जो भी कहते हैं इसको, ठीक है। बैरियम का प्रतीक यानी बैरियम को कैसे दिखाते हैं हम, Ba लिख के दिखाते हैं। ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान क्या है, ऑक्सीजन यानी कि देखो परमाणु संख्या क्या है 8, द्रव्यमान क्या है, हाँ ये कह रहा था मैं, एटॉमिक मास जो कह रहा हूँ ना वो परमाणु द्रव्यमान है। द्रव्यमान याद करने हैं सभी के 18 के, और साथ में आपको जो है परमाणु संख्या याद करनी है, ठीक है। तो 8 का डबल कर लो, ज्यादातर का परमाणु द्रव्यमान डबल होता है, जो उनका ये वाला होता है पहला जो परमाणु संख्या होती है ना उसके डबल होता है ज्यादातर का, ठीक है। आप देखोगे याद करोगे समझ आ जाएगा तुमको, 8 का डबल 16, ठीक है। चलो, एक मोल किसके बराबर होता है, अरे ये 6 कहाँ भाग गया भाई, मतलब कुछ तो लोचे हो रखे हैं यार तुम्हारे पेपर में, स्क्रिप्ट लगाना महंगा पड़ गया मुझे लग रहा है। चलो कोई ना, देखो मैं इनको फिक्स कर दूंगा, ये जो है ना 0 2 2 नहीं है, ये 6 पॉइंट है, पॉइंट उड़ा दिया मैंने, नंबरिंग बदलनी थी ना तो मैंने सीधा कंट्रोल F करके फाइंड करके उड़ा दिया, और फिर पता लगा यार ये लोचा हो गया तो चलो कोई ना। देखो ये हमारे ऑप्शंस जो है कुछ ऐसे हैं, 6.022, 6.002 इंटू 10 की पावर 23, तो ये 6 पॉइंट आ गए हैं, तीनों चारों के आगे 6 पॉइंट है हमारे, ठीक है ना। ये इसको मैं फिक्स कर दूंगा, कोई बड़ा इशू नहीं है। अब हमारा क्या रहेगा, वो आंसर रहेगा हमारा 6 पॉइंट ये वाला 6.022 इंटू 10 की पावर 23, ठीक है। तो ये हमारा आंसर रहेगा, एक मोल इसके बराबर होता है। परमाणु के अवपरक का परमाणु कण है, क्या होते हैं, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन, सारे के सारे होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन रासायनिक है, तो रासायनिक में एक ध्यान रखना, सबसे जो कॉमन एग्जांपल है देखने को मिलता है वो खाना पकाना, ठीक है। तो इसमें क्या ऑप्शन रहेगा, खाना पकाना। निम्नलिखित में से टिंडल प्रभाव कौन दिखाएगा, दूध दिखाएगा, अभी थोड़ी देर पहले ही करके आए थे, लेकिन इसमें देखो स्टार्च वाला नहीं दिया, गांजा उतर गया था बाद में, ठीक है, एक ही बार चढ़ा था वो बस। धातु का उदाहरण क्या है, धातु कौन सी है, सारी है उपरोक्त सभी। रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन के प्रयोग किसकी खोज के लिए उत्तरदायी था, परमाणु केंद्रक खोज निकाला था ना उसने गलती से, तो वही है ये। सोडियम का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है, सोडियम क्या नंबर क्या है पता होना चाहिए, 11, 11 को कैसे लिखेंगे, 2 8 और 1, बताओ है ऑप्शन में, हाँ जी बिल्कुल, आपको ऑप्शन की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, इतने आसान क्वेश्चन है। कैंसर के उपचार के लिए समस्थानिक का उपयोग होता है किसका, कोबाल्ट का, कोबाल्ट 60 यूज करते हैं हम, कोबाल्ट 60 नाम से एक कुछ चीज होती है उसका इस्तेमाल करते हैं कैंसर को ठीक करने के लिए। एक परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की कुल संख्या के योग को क्या कहते हैं हम, उसका हम द्रव्यमान कहते हैं, यानी कि उसके बीच में जितने प्रोटॉन और न्यूट्रॉन भरे हुए हैं ना उनका जो वजन है वही होता है एक एटम का, एक परमाणु का असली वजन। प्रत्येक तत्व के परमाणु की एक निश्चित संयोजन शक्ति होती है जिसको हम क्या कहते हैं, संयोजकता, परमाणु संख्या, द्रव्यमान और समस्थानिक, तो क्या कहते हैं हम उसको, संयोजकता कहते हैं। निम्नलिखित में रासायनिक परिवर्तन है, पौधों में वृद्धि, देखो खाना पकाना दिख गया, बस दिख गया, लेकिन उपरोक्त सभी भी है साथ में, तो भोजन का पाचन भी वही होता है, फालतू सोचना ही नहीं है फालतू के ऑप्शनों के बारे में, उपरोक्त सभी रहेगा। अब ये सोच समझ के भरना है तुमको, रासायनिक परिवर्तन, खाना पकाना तो जरूर है, मतलब एक रासायनिक परिवर्तन क्या होता है एक्चुअल में, जब एक चीज जो है ना दूसरे में बदल जाती है, जैसे हमारे पेट में खाना डाला और वो किस में बदल गया, पोटी में, तो वो जो बदल जाती है ना चीजें उसको हम कहते हैं रासायनिक परिवर्तन। निम्नलिखित में से समांगी मिश्रण है, बर्फ, सिरका, सोडा, जल, तो क्या है, सारे के सारे। परमाणु त्रिज्या को खालिस्तान में मापते हैं, अब परमाणु इतना छुटकू सा होता है कि हमें दिखता भी नहीं है, वो दिखता ही नहीं है तो नैनोमीटर में मापते हैं हम उसको। कैल्शियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र है, रासायनिक सूत्र जरूर याद कर लेना, लॉन्ग क्वेश्चन वगैरह टाइप के क्वेश्चंस भी आपसे पूछे जाते हैं अलग अलग चीजों के, और जो क्वेश्चंस मैंने कराए हैं लॉन्ग क्वेश्चन वगैरह की वीडियो भी जो दी है उसमें जो जो नाम है वो तो जरूर कर लेना एक बार, ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट का क्या होता है अभी फिलहाल, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, और ये होता है, ये भी बहुत कॉमन है, कैल्शियम ऑक्साइड बोलते हैं इसको। अब ये जो है ना एक चीज ध्यान रखना, ये जो ओ लिखते हैं ना हम, ओ से बनता है ऑक्साइड, जब भी किसी नाम के पीछे ओ लिखा मिले, जैसे NaO, सोडियम ऑक्साइड, ऐसे अलग अलग नामों से जाने जाते हैं अलग अलग चीजें, बट ज्यादा जो कॉमन है वो है CaO, कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है। H2S गैस में कितने अणु है, मैं लिख देता हूँ HHS, कितने दिख रहे हैं तुमको, 3, हाँ आंसर ठीक है, 3 अणु है, 3 परमाणु है। कौन सी बीमारी बैक्टीरिया से होती है, बीमारियों को थोड़ा पढ़ लेना, ज्यादा ध्यान रखना, जो मैंने करा रखी है उन पे पढ़ लेना वो काफी रहेंगी। अब कौन सी बीमारी बैक्टीरिया से होती है, ये ध्यान सुनो, ध्यान से सुनो,
एड्स होता है विषाणु से, वायरस से। खांसी जुकाम होता है विषाणु से, ज्यादातर बीमारी विषाणु से होती है। इन्होंने तभी हमसे बैक्टीरिया पूछा है। क्षय रोग किससे होता है? बैक्टीरिया से होता है। कालाजार का मुझे नहीं पता, तो जो पता है वो बता दिया तुमको। नाइट्रोजन किस में पाई जाती है? नाइट्रोजन पूरी धरती पे 78% नाइट्रोजन है, और वो नाइट्रोजन हर जगह विद्यमान है। ठीक है, तो इन सारों के सारों में आरएनए, डीएनए, हमारा शरीर, ये क्या हुआ आंसर को? आंसर कहाँ गया भैया, लिखना भूल गया क्या मैं? ये सभी हमारा रहेगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी पंख युक्त मछली है? वो है झींगा। झींगा, अब नाम अजीब अजीब से मैं कुछ नहीं कर सकता इनका, ये तो आपको याद ही करना पड़ेगा। एक आध क्वेश्चन देते हैं हार्ड वाले भी है। निम्नलिखित में से किस डिवीजन से फ्यूनेरिया संबंधित है? तो वो कौन सा है? ब्रायोफाइटा वाला। ठीक है, कोशिका की खोज किसने करी? 1600 सॉरी कब हुई थी? 1665 में। ये भी बता दो किसने करी थी? रॉबर्ट हुक ने करी थी। कुछ भी पूछ सकते हैं आपसे कोशिका के रिगार्डिंग। उस उत्तक का नाम बताइए जो हमारे शरीर में गति देता है। कौन सा उत्तक होता है? पेशी है, मांसपेशियां ही तो है जो हमें गति देती है। मांसपेशियां टूट गई तो हम चलेंगे कैसे? एड्स का कारण है, अब बता दो। अब तो बता दोगे, अभी थोड़ी देर पहले कराया था, विषाणु। ओजोन परत के अवक्षय का कारण है। कौन सी गैस है जो ओजोन परत खराब कर रही है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC। ठीक है, लेकिन पहले होती थी, आजकल CFC का इस्तेमाल हमने बंद कर दिया है। ओजोन परत में तुमने पढ़ा होगा 8वीं क्लास में कि ओजोन परत में छेद हो रखा है भैया, बच जाओ कैसे भी करके। तो ओजोन परत का वो छेद भी अब बंद हो चुका है, उसकी टेंशन तुमको भी नहीं लेनी, हमको भी नहीं लेनी। ठीक है, पेड़ पौधे लगाओ, जिंदगी से जियो मजे से। ठीक है, हम कोरोना के चक्कर में जब घर में बैठे थे ना, तब अपने आप प्रकृति ने भर दिया उसको। सूक्ष्म पोषक तत्व क्या है? वो होते हैं जिंक, कार्बन वगैरह ये नहीं होते। जिंक सबसे कॉमन एग्जाम्पल है जो कि ज्यादातर आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। जिन निम्न में से किसमें प्रोटीन मिलता है? तो उपरोक्त सभी है। उड़द में, उड़द की दाल होती है, चने की दाल होती है, दालों में मिलता है ज्यादा। तो मटर भी जो है इसमें भी होता है 5% के आसपास। तो उपरोक्त सभी हमारा आंसर रहेगा। निम्नलिखित में, अरे कहाँ भाग रहा भाई, निम्नलिखित में से खरपतवार कौन सी है? गोरखू, गाजर घास, मोथा, उपरोक्त सभी तो क्या है? सारे के सारे। जीवन की मूलभूत संरचना इकाई क्या है? कोशिका। कोशिका ही तो है शुरुआती। अब मेंढक का हृदय कितने कक्षीय होता है? ये जो हृदय के बारे में पढ़ लेना। मेंढक का कितना होता है, मगरमच्छ का कितना होता है, पक्षियों का कितना होता है, सांप का कितना होता है, इंसानों का कितना होता है, सबका पढ़ लेना। ठीक है, काम आएगा एग्जाम में, पूछ लेते हैं बहुत बार। मेंढक का बता दो फिलहाल, तो कितना होता है मेंढक का? 3। विषाणु से होने वाला रोग है, कौन सा रोग होता है विषाणु से? खांसी जुकाम, डेंगू बुखार भी होता है। ठीक है, इन्फ्लुएंजा, उपरोक्त सभी देखा, बस टेंशन ही नहीं लेनी हमको, उपरोक्त सभी भर दो। किस स्रोत से मछलियां प्राप्त होती है? मुझे नहीं पता इनको मछलियों में क्या दिख गया भाई, इतने क्वेश्चन आए हैं मछलियों के, और एक ही क्वेश्चन है बस, मछलियां कहाँ से पकड़ी जाती है? इतनी बार पूछ रहे हैं इस क्वेश्चन को। मछलियों को हाथ पैर दो के पीछे लगे हुए कि नहीं, मछलियां ही पका के खानी है इनको, तो एग्जाम वालों को। मछलियां कहाँ से मिलती है? समुद्र स्रोत से, अंतस्थलीय स्रोत, दोनों से मिलती है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। दो या दो से अधिक फसलों के को निश्चित कतार पैटर्न में उगाने को क्या कहते हैं? अंतराफसलीकरण कहते हैं। कोशिका की खोज किसने करी? थोड़ी देर पहले ही बता रहा था, रॉबर्ट हुक ने। उसने एक छत्ता सा देखा था ना, वो एक लकड़ी सी उठा के घूम रहा था। कोशिका के अंदर प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ होता है? वो होता है राइबोसोम्स में। आर्थ्रोपोडा जीव है, ऑस्ट्रिच, बिच्छू, कमेलियन, दारियाई घोड़ा, तो क्या है? बिच्छू। ये थोड़े साइंस के, थोड़े मतलब बायोलॉजी के थोड़े हार्ड आते हैं क्वेश्चन, बाकी केमिस्ट्री और फिजिक्स के बहुत आसान आते हैं। पोरीफेरा का क्या अर्थ है? सरीसृप, उभयचर, छिद्र युक्त, जीवधारी, धारा रेखी है, तो क्या होता है पोरीफेरा? देखो पोर होते हैं, पोर नाम से ही पता लग रहा है, पोर यही पूछते हैं ज्यादातर। तो पोर यानी कि छेद। ठीक है, तो छेद वाला जीव होता है ये पोरीफेरा। मगरमच्छ का दिल कितने उसका होता है बताओ? 2 कक्षीय, 3 कक्षीय, 4 कक्षीय, या कोई सा नहीं, तो कितना होता है? 4 कक्षीय। संक्रामक रोग फैलता है कैसे? जल द्वारा, वायु रोगवाहक, उपरोक्त सभी के द्वारा। तो क्या भर देंगे हम? उपरोक्त सभी के द्वारा। हमारे वायुमंडल में कितने प्रतिशत भाग नाइट्रोजन गैस है? 78%। निम्नलिखित में से किसमें कार्बन पाया जाता है? सारे के सारी चीजों में कार्बन तो होता ही है। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय नस्ल की गाय है? नाम से सुनो, सिंध कहाँ पर था? भारत में। तो ये भारतीय नस्ल की गाय कौन सी है? रेड सिंधी। अब ये गायें आती रहती है एग्जाम में, तो पूछ लेते हैं ये लोग। किस कोशिका अंगक को आत्मघाती थैली कहा जाता है? लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, रसधानियां, ए और बी। तो क्या कौन सी है ये? लाइसोसोम, यानी कि अपने आप सेल्फ सुसाइड बॉम्ब का काम करती हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिका में गुणसूत्र होते हैं कितने? 1। इनके बारे में डिफरेंस भी पढ़ लेना, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक वाले का।
निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु से होता है? मलेरिया, हैजा, डेंगू, एब्रेस्ट। तो कौन सा होता है? विषाणु का ध्यान रखो, डेंगू, डेंगू बुखार, ठीक है। कौन सी मक्खी में मधु एकत्रित करने की क्षमता सबसे अधिक होती है? वो है एपिस मेलिफेरा। देखो ऑप्शंस वगैरह मैं नहीं पढ़ा रहा क्योंकि बहुत टाइम खोटी हो गया आपकी इस चीज में। एपिस मेलिफेरा इटालियन मक्खी कह रहा हूँ, इटालियन मक्खी कहते हैं इसको, इटली वाली, ठीक है। सबसे ज्यादा जो शहद है वो ये मक्खी देती है, और जो डिब्बे वगैरह रखे जाते हैं उसमें भी इसी मक्खी को पाला जाता है। आगे बढ़ते हैं। कोशिका का बिजली घर सबको पता होगा, रट गया होगा आज तक तो, है ना, माइटोकॉन्ड्रिया। कोशिका के अंदर प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में, क्लोरोप्लास्ट में, राइबोसोम में। कहाँ पे होता है? वो होता है हमारा राइबोसोम्स में। मस्तिष्क में कौन सा ऊतक होता है? प्लाज्मा, फ्लोरो, न्यूरॉन। मस्तिष्क में नसें होती है, नसें नहीं है तो कुछ नहीं है, ठीक है, न्यूरॉन। निम्नलिखित में से, न्यूरॉन का डायग्राम भी कर लेना, पेपर में पूछते हैं। निम्न में से किसका हृदय 4 कक्षीय होता है? 4 कक्षाएं होती है। उपरोक्त सभी का, यानी कि कबूतर का भी, कौवे का भी, मगरमच्छ का भी, ठीक है। कछुआ, मगरमच्छ, घरेलू छिपकली। खालिस्तान वर्ग के जंतु होते हैं, वो होते हैं सांप वाली नस्ल है, सरीसृप वाली, ठीक है। यह स्तनपायी अंडे देते हैं, कौन से? इकिडना, प्लेटिप्स, ए और बी दोनों। तो कौन से वाले हैं? दोनों वाले। वायु द्वारा फैलने वाले रोग हैं निमोनिया, क्षय रोग, खांसी, जुकाम, उपरोक्त सभी। तो वायु से कौन से फैलते हैं? सारे के सारे। वायुमंडल में पाए जाने वाले ऑक्सीजन के रूप हैं, कौन से? O2 जो हम सांस में लेते हैं, O3 ओजोन जो कि हमारी सुरक्षा कर रही है। तो ये ही दोनों हैं, बस ए और बी दोनों। निम्न में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस है? सबसे आसान क्वेश्चन, कार्बन डाइऑक्साइड, जो गर्मी बढ़ा देती है। पृथ्वी की सबसे बाहरी परत कहलाती है, क्या कहलाती है? वो स्थल मंडल कहते हैं उसको। निम्न में से, ये परतों के बारे में थोड़ा पढ़ लेना, अंदर की परत और ये परतों के बारे में थोड़ा सा नॉलेज ले लेना, आ सकती है ये क्वेश्चन में, ठीक है। निम्न में से कौन सी भारतीय नस्ल की गाय है? भाई गाय खरीदवा के मानेंगे लोग हमको। साहिवाल, जर्सी, ब्राउन स्विस। देखो नाम पढ़ के फीलिंग आ जाती है हमको, आसान नाम रखते हैं हम लोग, इतने वेलनेस से नाम नहीं रखते। तो साहिवाल। निम्न में से खरपतवार है, गोरखू, गाजर, मोथा, उपरोक्त सभी। तो कौन सी है? सारे के सारी ये खरपतवार ही हैं, ठीक है। तो ये थे हमारे टोटल एमसीक्यू क्वेश्चंस। आई होप आपको समझ में आए होंगे, और इनको सारों को जो है आपको एक चीज ध्यान रखनी है, आप सभी को सुन लो अभी, वेबसाइट पे सबको जाना है cclchapter.com पे, और वहां पर जाकर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सेक्शन मिलेगा, वहां पर सबको प्रैक्टिस करनी है एक बार से, ठीक है। ये मत बोलना कि सर हमने पता नहीं चला, पता नहीं कहाँ जाना है, क्या करना है। गूगल पे क्रोम खोलो, ये वेबसाइट लिखो, CCL चैप्टर नाम लिखो, सर्च में आ जाएगी वेबसाइट, और पहली वेबसाइट पर जाओ, ऊपर ही 3 लाइनें मिलेंगी, साइड में फोन में खोल रहे हो तो उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में जाओ और वहां पर सरकाओ थोड़ा सा, और आपका जो एमसीक्यू है लिखे हुए मिलेंगे वहां पे, सभी के आंसर हिडन है। प्रैक्टिस करो, एक बार जरूर करनी है, क्योंकि एग्जाम में इनमें से ही एमसीक्यू, बहुत सारे एमसीक्यू आने वाले हैं, और तुम आंसर ना भूल जाओ, इसके लिए मैं ये कह रहा हूं, नहीं तो आंसर भूल जाओगे तुम, मेरे को पता है। तो आप खुद प्रैक्टिस करोगे, पढ़ोगे तो याद हो जाएंगे पहली बार में, ठीक है। एक बार जाके सबको करनी है चीज, ठीक है। और कमेंट में बताना जो जो कर रहा है, जो चीटिंग नहीं करेगा। चीटिंग नहीं करनी है, आपको पता लगे मेरे को, चल एक बार देख लेता हूँ आंसर दबा के, वो काम नहीं करना है आपको। सही से अपना लेजिट, अपना बिल्कुल ईमानदारी से वहां पे टेस्ट देना है, और कोशिश करनी है कि आप सारे के सारे याद कर लो आंसर, ठीक है। 100 के 100 याद हो जानी चाहिए आपको ये। अगर ये याद हो गए तो आपके पेपर में आपको एमसीक्यू बाहर से नहीं मिलने वाले, बहुत आसान पेपर आएगा, क्वेश्चंस की भी आपको ज्यादा टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है। चलो मिलते हैं नई वीडियो में, बाय बाय।